ललिता नाम की एक औरत अपने पति सोनू के साथ अपने ससुराल में रहती थी। शादी के कई सालों बाद भी ललिता को बच्चा नहीं हो रहा था, जिस वजह से ललिता की सास ने ललिता को घर से निकाल दिया था। ललिता अपने ससुराल से बेघर होने के बाद अपने मायके जाती है और अपने माँ से कहती है, माँ, मैंने अपने ससुराल के लिए सब कुछ किया, पर एक बच्चा न देने के कारण उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। अब मैं कहाँ जाऊं और कहाँ रहूं, मेरा कोई भी नहीं है। बेटा, मुझे माफ कर दे, पर मैं तुझे अपने घर में नहीं रख सकती। हमारे यहाँ ये रिवाज है कि जिस लड़की की डोली उठती है उसकी अपने मायके सिर्फ अर्थी आती है, वो लड़की नहीं आ सकती। माँ, आप ही किस जमाने की बातें कर रही हो? मैं आपकी लड़की हूँ। मुझे ससुराल वालों ने निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी? बेटा, ये तो मुझे नहीं पता कि तू कहाँ जाएगी, पर मैं सिर्फ इतना ही साथ दे सकती हूँ कि मैं तुझे थोड़े बहुत पैसे दे दूंगी। उन पैसे से तू अपना जैसे तैसे गुजारा करना चाहे कर ले। मैं तुझे इस घर में नहीं रख सकती। सरोज ललिता को घर पर नहीं रखती, जिसकी वजह से ललिता बेघर हो चुकी थी। ललिता पढ़ी लिखी भी नहीं थी, इसलिए वो कहीं नौकरी नहीं कर सकती थी। ललिता ने सोचा कि माँ के दिए हुए पैसों से एक दाल का ठेला ही लगा लेती हूँ, ताकि रहा सहा जीवन उसके सहारे गुजर जाए। ललिता कुछ दिनों बाद ही एक दाल का ठेला लगाती है। तभी उसका पति ठेले पर आकर उससे कहता है, तुझे हमारी नाक काटने के लिए और कोई जगह नहीं मिली? एक तो तूने मुझे बच्चा नहीं दिया, हमारी नाक वैसे भी कटा दी थी, और रही सही इज्जत, अब तू ये ठेला लगाकर बर्बाद कर ही रही है। अगर तूने ये ठेला इस गांव में दोबारा लगाया तो ना तू बचेगी और ना ये ठेला। आपने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। एक तो मुझे घर से बेघर कर दिया और आप लोगों की वजह से मेरी माँ भी मुझे घर में नहीं रख रही। मेरे पास करने के लिए है ही क्या? एक छोटा सा ठेला लगाया है, उसमें भी आपको दिक्कत है। मैं ये ठेला यहाँ से नहीं हटाऊंगी। आपकी जो मर्जी हो करिए, मैं आप लोगों से डरने वाली नहीं हूँ। ललिता दुखी मन से अपना ठेला लेकर सड़क के किनारे जा ही रही होती है। तभी कुछ छोटी लड़कियाँ ललिता से कहती है, अम्मा, हमें बहुत भूख लगी है, क्या आपके पास कुछ खाने को है? हाँ बच्चों, मैं दाल बेचती हूँ और मेरे पास दाल है, मैं तुम्हें वही खिला सकती हूँ। अम्मा, आपके पास आपके लिए खाने को तो बच जाएगी ना दाल? हाँ हाँ बच्चों, तुम लोग खा लो, मेरे लिए खाने के लिए बहुत कुछ है, मैं खा लूंगी। ललिता के पास कुछ भी खाने को नहीं होता, पर वो उन छोटी लड़कियों को देखकर सोचती है कि अगर ये मेरे ही बच्चे होते तो क्या मैं इन्हें खाने को ना देती। इसलिए वो अपने हिस्से की भी दाल उन्हें ही खिला देती है। वो छोटी लड़कियां दाल खाकर अनीता से कहती है, अम्मा, आपका खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट है। ये दाल खाकर पेट तो भर गया, पर मन नहीं भर रहा है। इतना स्वादिष्ट दाल आपने बनाया कैसे? और हमें पता है कि आपके पास आपके लिए खाने को कुछ नहीं बचा है, फिर भी आपने हमें खाना खिलाया है। इसलिए हम सारे बच्चे आपको ये आशीर्वाद देते हैं कि आप अपने हाथ से जो कुछ भी बनाओगे वो बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा, और आप अपने हाथ से बनाई हुई चीज को किसी भी चीज का रूप दे सकते हैं। आप जो चाहे वो बना सकती है। छोटी लड़कियां ललिता को आशीर्वाद के रूप में जादू देकर जाती है। ललिता इस बात से अनजान रहती है। कुछ वक्त बाद ललिता की तबीयत खराब होती है, तो वो मन ही मन दुखी होकर ये सोचती है कि काश मेरी भी कोई लड़की होती तो वो मेरी सेवा करती, पर मेरे पास तो कोई भी नहीं है। ललिता दुखी मन से दाल की गुड़िया बनाती है। तभी जोर की बिजली कड़कती है और ललिता डर जाती है और ऊपर की तरफ देखती है, लेकिन ललिता को नीचे से आवाज आती है, माँ, डरो मत, क्या हुआ? मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं हमेशा आपका ध्यान रखूंगी। मैं आपको बताऊंगी कि दाल कैसे बनाऊं, ताकि वो दाल सारे लोग खाएं, और उनकी खुशबू से ही आपके दाल के ठेले पर भीड़ लग जाएगी। क्या? तुम कौन हो और तुम दाल की गुड़िया होने के बाद कैसे बोल सकती हो? माँ, आज तक आपने किसी के साथ गलत नहीं किया और लोगों की मदद की है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। मैं एक जादुई दाल की गुड़िया हूँ और मैं अब तुम्हारी मदद करूँगी माँ।
दाल की जादुई गुड़िया अब ललिता को बताती है कि उसे कैसे कैसे दाल बनानी है। ललिता बिल्कुल ही वैसे करती है और कुछ ही समय में ललिता के ठेले में बहुत भीड़ लग जाती है। लोग ललिता की दाल बहुत पसंद करने लगते हैं और ललिता दाल से कभी फाउंटेन तो कभी स्कूल की बुक और तरह तरह की चीजें बनाकर लोगों को खिलाती है। ये सब ललिता के पति को पता चलता है और वो ललिता के पास दोबारा आती है और उससे कहती है, मैंने तुझसे कहा था कि तू यहाँ ठेला नहीं लगाएगी। तुझे जरा सा भी डर नहीं है? मैं तेरे साथ क्या कर सकता हूँ? तू रुक जा, अभी तुझे बताता हूँ मैं। मेरी बात ना मानने का क्या नतीजा होगा अब तुझे पता चल जाएगा। सोनू ललिता के ठेले पर एक जोर की लात मारता है। सोनू जैसे ही ठेले पर लात मारता है, दाल की गुड़िया उसके पैर पर गरम गरम कढ़ाई में दाल गिरा देती है, जिसकी वजह से सोनू का पूरा पैर जल जाता है और वो भागता हुआ अस्पताल जाकर अपना इलाज कराता है। सोनू की माँ मंजू इस बात से बहुत चिढ़ जाती है और वो सोचती है कि अब इससे सबक सिखाना ही होगा और वो अपने बेटे से कहती है, ललिता अपने आप को बहुत बनती है, इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इसने तेरा पैर जलाया तो जलाया कैसे, इससे तो मैं सबक सिखाऊंगी। मैं एक काम करती हूँ, ये जिस रास्ते से अपने घर जाती है उसी रास्ते में कुआं पड़ता है। मैं कह रही हूँ सोनू, मेरे साथ चल और उस कुएं में कुछ पत्ते ढक दे। फिर जब वो उस कुएं में गिरेगी तो इससे निकालने वाला कोई नहीं रहेगा। हाँ माँ, इसकी अकल तो ठिकाने लगानी होगी। आपका प्लान बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही करते हैं। मंजू अपनी बनाए हुए प्लान के तरीके से ही चलते हैं और जैसे ही शाम को ललिता अपने घर की तरफ बढ़ती है, वो उस कुएं पे पैर रखती है और गिरने की वजह एक दाल की सीढ़ी बन जाती है, जिससे वो उसके ऊपर चढ़कर आगे बढ़ जाती है और ये देखकर दोनों हैरान रह जाते हैं। तभी वो दाल की गुड़िया आती है और हवा में बदल जाती है और उन दोनों को ही धक्का देकर कुएं में गिरा देती है। मंजू और उसका बेटा सोनू नीचे से जोर जोर से चिल्लाते हैं, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। तभी ललिता भाग कर जाती है और कहती है, अरे माँ जी, और आप इस कुएं में कैसे गिर गए? बेटा, मैं समझ गई हूँ कि मुझे किस चीज की सजा मिली है। मैं और मेरा बेटा तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं, हमें कुएं से निकाल दो। हम दोनों ने ही मिलकर प्लान बनाया था कि तुम्हें इस कुएं में गिरा देंगे ताकि तुम ये ठेला ना लगा सको और न ही पैसे कमा सको। माँ जी, मैं आपकी बहू तो क्या हुआ, पर मैं आपको अपनी माँ जैसे ही मानती हूँ और आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको इस कुएं से निकाल दूंगी, आप परेशान मत हो। ललिता जादुई दाल की गुड़ियों से बोलती है उन्हें वो उस कुएं से निकाले और वो जादू दाल की गुड़िया एक लिफ्ट में बदल जाती है और वो उनको ऊपर लेकर आ जाती है। ललिता अपने सास और पति को माफ कर देती है और अब उनके सास और पति भी ललिता को खुशी खुशी अपने घर ले जाते हैं और उसे अपने साथ रानी बनाकर रखते हैं। ललिता भी उस जादुई दाल की गुड़िया से लोगों की मदद करती है और उसी जादुई दाल से अपना एक सुंदर सा घर भी बना लेती है। रामदयाल फल का ठेला लगाता था। बचपन से ही उसने बहुत गरीबी देखी थी, इसलिए वो हमेशा सोचता था कि अपने परिवार को गरीबी का जीवन नहीं जीने देगा। इसलिए वो बहुत मेहनत करता था, दिन भर ठेला लगाता और रात को पहरेदारी करता था। एक दिन उसका बेटा, बापू, मैं सारे फल ठेले पर सजा दूंगा, तुम थोड़ी देर जाकर सो जाओ। नहीं नहीं, तुम्हें स्कूल जाना है ना, तुम पढ़ लिख कर बड़े आदमी बनो, इसीलिए तो हम इतना परिश्रम करते हैं कि तुम्हें अच्छी जिंदगी दे सकें। बापू, मैं तो स्कूल जाने की तैयारी कर चुका हूँ और मंदिर में दर्शन भी कराया। अभी भी बहुत समय मेरे पास है, मैं ठेले को सजा देता हूँ। अच्छा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। इतना कहकर वो सोने चला गया। थोड़ी देर बाद, बापू जल्दी उठो, मैं स्कूल जा रहा हूँ, तुम अपना ठेला संभालो। रामदयाल उठकर अपने ठेले के पास चला गया। अब रोज रोज ऐसे ही होता था। करीब 2 बरस बीत गए। राजू 10वीं में पढ़ने लगा था। एक दिन जब रामदयाल घर आया तो उसको बुखार था। आज मैं ठेला नहीं लगा पाऊंगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है।
बापू, आज मैं छुट्टी कर लेता हूँ, तुम आराम से सो जाओ। रामदयाल सोया तो फिर उठा ही नहीं। मासूम राजू और उसकी माँ ललिता पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। किसी तरह 1 महीने बीत गए थे। एक दिन, माँ, मैं अब से ठेला लगाऊंगा। नहीं बेटा, तेरे बापू की इच्छा थी कि तू पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। माँ, आखिर मेरी पढ़ाई का खर्च कहाँ से आएगा? मैं स्कूल जाने से पहले और स्कूल से आकर ठेला लगाऊंगा। सब्जी मंडी से फल भी तो लाने होंगे। माँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। रात को करीम चाचा के रिक्शे से जाकर मंडी से फल ले आया करूंगा, जैसे बापू लेते थे। जब तक तेरी परीक्षाएं नहीं हो जाती, ठेला मैं लगा दिया करूंगी। तू अच्छे नंबरों से पास हो गया तो आगे भी पढ़ाई कर सकता है। अब उसी तरह से चलने लगा था। राजू की 10वीं की परीक्षा खत्म हो गई थी। एक दिन उसकी माँ ठेले के पास खड़ी थी, तभी किसी गाड़ी वाले ने टक्कर मार दी। उसकी माँ गिर गई। माँ को बहुत चोट लगी थी। राजू अपनी माँ को लेकर अस्पताल गया, दवाई दिलाकर ले आया। माँ, तुझे जल्दी ठीक होना पड़ेगा, बापू भी हमें छोड़कर चले गए। माँ की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। कई दिन तक वो स्कूल भी नहीं जा सका, ठेला भी नहीं लगा पाया। एक दिन, बेटा, अब तो ठेला लगाने की सोच ले, स्कूल भी जाना होगा, वरना तेरे बापू का तुझे बड़ा आदमी बनाने का सपना अधूरा रह जाएगा। ठीक है माँ, कल से जाऊंगा। दूसरे दिन माँ के लिए सारी व्यवस्था करके वो पहले मंदिर गया। हे ईश्वर, मुझे पूजा करना नहीं आता, बस मैं तो आपके दर्शन करने आ जाता हूँ। आप मेरी माँ को ठीक कर दो। इसके बाद वो ठेले में सारे फल सजाकर ऊपर गीली चादर बिछाकर स्कूल जाता और आकर ठेला लगा लेता था। किसी तरह से 1 साल बीत गए। इतनी कठिनाइयों में भी उसने मंदिर जाना नहीं छोड़ा था। एक दिन जब वो भगवान के सामने बैठा था, तभी एक आदमी आया। उसने भगवान को बहुत सारी मिठाई का भोग लगाया और, प्रभु, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी सुन ली। हमारे घर में शादी के 10 साल बाद बेटा हुआ है। तुम्हारे घर में देर है, अंधेर नहीं है। तुम्हारी लीला अपरंपार है। प्रभु तो सभी के सुनते हैं, शायद मुझे ही ठीक से पूजा करना नहीं आता। उस दिन राजू बहुत दुखी था। रात को जब सोया तो उसके सपने में लाल परी आई। लाल परी उसका कंधा पकड़कर उठाते हुए, राजू उठो। कौन है? कौन है? राजू, मैं लाल परी हूँ, तुम्हारे मेहनत से बहुत प्रसन्न हूँ। तुमको क्या चाहिए, जल्दी से बताओ। लाल परी, अगर आप मुझसे खुश हैं तो बस मेरी माँ को ठीक कर दीजिए। मेरी माँ ठीक हो जाएगी तो मुझे दुनिया की सारी खुशी मिल जाएगी। ठीक है राजू, तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी। और बताओ। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और कुछ मांग लो अपने लिए। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। मैं तुम्हारी मेहनत से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम अपनी माँ की बहुत सेवा करते हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ और देना चाहती हूँ। अपना हाथ आगे बढ़ाओ और ये लो, ये एक जादुई घड़ी है। इसको पहनकर तुम जहाँ जाना चाहोगे चले जाओगे। तुम्हें कोई देख नहीं पाएगा। क्या मैं अदृश्य हो जाऊंगा? हाँ, तुम अदृश्य हो जाओगे। बस ध्यान रखना, इस घड़ी के बारे में किसी को बताना मत, वरना लोग इसका गलत फायदा उठाएंगे। वो कैसे? देखो, अगर किसी गलत इंसान के हाथ ये घड़ी लग गई तो वो अदृश्य होकर सबके घरों में चोरी करेगा, हत्या करेगा, अपहरण करेगा, क्योंकि उसे कोई देख नहीं पाएगा। अरे हाँ, मुझे तो याद ही नहीं रहा। ये भी हो सकता है। ठीक है ठीक है, मैं इसके बारे में किसी से कुछ नहीं बताऊंगा। पर क्या ये घड़ी मुझे आपसे भी मिलवाने ले जाएगी? हाँ, तुम्हारे चाहने पर मुझे ही आना पड़ेगा। पर तुम मुझसे क्यों मिलोगे? अगर मुझसे कोई गलती हो जाएगी तो आप ही उसे ठीक कर पाएंगी ना? उसके लिए तुम घड़ी पहनकर आंख बंद करना और बोल देना, मुझे लाल परी से मिलना है। तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। मैं हाजिर हो जाऊंगी, परंतु ध्यान रखना, मुझे कभी भी दिन में याद मत करना। मैं रात को ही पृथ्वी लोक पर आती हूँ। ठीक है। लाल परी जा चुकी थी।
राजू की आंखों से नींद गायब हो गई थी। वो उठकर घर में आ गया। माँ की कोठरी में जाकर देखा तो वो उठकर बैठी थी। माँ, तुम क्यों बैठी हो? अरे राजू, मैं तो बहुत देर से उठकर तेरा ही इंतजार कर रही थी। मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। मैं अब चल सकती हूँ। वो उठकर खड़ी हो गई और आंगन में जाकर टहलने लगी। माँ, ये तो बड़ी खुशी की बात है। कितने दिन बीत गए तुम्हें चलते हुए देखे। अब तुम ठीक हो गई हो। अब तुम अपना काम संभालो, मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूंगा। माँ ने उसे गले से लगा लिया। मैं माँ को बता दूं कि ये लाल परी का वरदान है, जिसके वजह से वो ठीक हो गई है। पर लाल परी नाराज ना हो जाए। उन्होंने मुझसे किसी को बताने के लिए मना किया था। दूसरे दिन सुबह उठकर राजू ने ठेला लगा दिया। उसकी माँ ने घर का सारा काम संभाल लिया। कितने दिनों से तो राजू घर बाहर सब कुछ अकेले ही संभाल रहा था। आज उसने चैन की सांस ली थी। वो स्कूल जाने को तैयार हुआ तो उसने अपनी कलाई में घड़ी पहन ली। स्कूल जाना है। पलक झपकते ही वो स्कूल पहुंच गया। राजू को बड़ा अच्छा लगा। जब वो स्कूल से लौट रहा था तभी उसने देखा कि एक सुनसान जगह पर कुछ लड़के एक लड़की को घसीट कर ले जा रहे थे। वो मदद के लिए चिल्ला रही थी। तुम चिंता मत करो, मैं अभी आया। उसने घड़ी को बोला। मुझे उन लड़कों से उस लड़की को बचाना है। अचानक उसके हाथ में एक डंडा आ गया और वो उसी डंडे से उन लड़कों की पिटाई करने लगा। राजू को कोई देख नहीं सकता था, इसलिए सबको लगा कि कोई भूत या चुड़ैल है। भागो रे, ये तो कोई बला है। इस लड़की को तो हम बाद में देखेंगे। सभी लड़के सिर पर पैर रखकर भाग गए। राजू ने उस लड़की को उठाया, उसे चुप कराया और उसे घर तक छोड़कर आया। कुछ ही दिनों में राजू सबका हीरो बन गया। जब कोई लड़ाई झगड़ा होता तो वो अदृश्य होकर पहुंच जाता और दुश्मनों पर डंडे बरसाने लगता। बहुत समय बीत गया। अब वो अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका था। नौकरी करने जाना चाहता था। एक दिन, माँ, मैं चाहता हूँ सेना में भर्ती हो जाऊं। तुम जो करना चाहते हो खुशी से करो। वो सेना में भर्ती हो गया। युद्ध के मैदान में दुश्मन के छक्के छुड़ा देता और मुस्कुराते हुए अपने सैनिकों को बचा लेता था। जिस दिन उसे मेडल मिला, आज मुझे लाल परी से मिलना है। रात का समय था। लाल परी हाजिर हो गई। राजू, तुमने कमाल कर दिया। मैं खुद तुमसे मिलना चाहती थी। तुम अपनी मेहनत से इतनी ऊंची जगह पहुंचे हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। इस बार राजू जब अपने घर पहुंचा तो उसका घर कोठी में बदल चुका था। घर के बाहर गाड़ी खड़ी थी। उसने लालच नहीं किया, इसलिए लाल परी ने उसे माला माल कर दिया था। किसी गांव में एक किसान रहता था। उसकी शादी को कई साल हो गए थे, पर उसकी कोई संतान नहीं थी। बड़ी मन्नतों के बाद उसकी औरत का पांव भारी था। नई नई चीजें खाने को उसका जी चाहता था। किसान खुशी खुशी खाने की चीजें लाकर देता था। एक दिन उसकी पत्नी, मुझे खट्टे मीठे बेर खाने की इच्छा हो रही है। गर्मी के मौसम में बेर कहाँ मिलते हैं? फिर भी वो किसान बेरों की तलाश में जंगलों में भटकता रहा। एक दिन जंगलों में इधर उधर बेल तलाश करते करते वो एक तालाब के किनारे पहुंचा तो एक बेर की झाड़ी नजर आई। किसान को बहुत खुशी हुई। वो अपने दोनों हाथों से बेर इकट्ठा करने लगा। अभी झोली भर बेर ही तोड़े थे कि एक आदमखोर मगरमच्छ ने अपना बड़ा सा मुंह पानी से ऊपर निकाला और जोर से सांस खींची। उसके सांस लेने से एक जोरदार आंधी चली और किसान कमजोरी की वजह से अपने को ना संभल पाया और तालाब में आ गिरा। किसान अपने को संभालते हुए किनारे तक पहुंचना ही चाहता था कि मगरमच्छ ने उसके पांव पकड़ लिए। भाई, खट्टे मीठे पेड़ों के तलाश में मेरे पांव घिस गए और जब बेर मिले तब तू मेरे रास्ते में रोड़ा बनता है। बहुत दिनों से इंसान का गोश्त खाने को नहीं मिला। तेरी करारी हड्डियों को चबाने में बहुत मजा आएगा। आज मैं तुझे खाऊंगा। मगरमच्छ ने लार टपकते हुए कहा। क्यों? मुझे तो क्यों खाएगा? क्योंकि तूने मुझसे बगैर पूछे मेरे बेर लिए हैं। भाई, मैं ये बेर बहुत मजबूरी में ले रहा हूँ।
मेरी बीवी की हालत ही कुछ ऐसी है। किसान की बात सुनकर मगरमच्छ समझ गया कि उसकी पत्नी के पैर भारी है। ओह, अगर ये बात है तो मैं तुझे नहीं खाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? अगर लड़का होगा तो तेरा और लड़की हुई तो मेरी। मंजूर। कहकर वो बैरों की झोली संभालते हुए चल दिया। मगरमच्छ मुझे फिर कहाँ मिलेगा? और अगर मेरे यहाँ लड़का पैदा हुआ तो फिर तो परेशानी की कोई बात ही नहीं है। किसान अपनी बीवी को देखभाल में कोई कमी नहीं करता था। दिन पर लगाकर उड़ते रहे और एक दिन उनके घर एक खूबसूरत और तंदुरुस्त लड़की पैदा हुई। बच्ची को देखकर उसे मगरमच्छ की बात याद आई तो वो कांप उठा। लड़की का रंग गुलाब के फूल की तरह था। उसकी आंखें हीरों की तरह चमकदार थी। वो परियों की तरह खूबसूरत और मासूम थी। ऐसी मन्नतों और मुरादों की लड़की मगरमच्छ के पेट में जाए, ये सोचकर किसान दुख से कांपने लगा। अब मैं कभी तालाब के किनारे नहीं जाऊंगा। बहुत समय बीत गया। बारिश का मौसम आया और नदी में बाढ़ आ गई। मगरमच्छ पानी में बहकर तालाब से निकलकर खेत में आ गया। अब उसे आसानी से शिकार मिलने लगा। एक दिन किसान खेत से सब्जी तोड़कर ला रहा था तो रास्ते में मगरमच्छ ने उसे रोककर सवाल किया। क्यों रे धोखेबाज, मुझसे छुपता क्यों है? तू मुझसे छुपकर कहाँ भाग रहा है? सीधी तरह बता, तेरे यहाँ लड़की हुई है या लड़का? लड़की हुई है। किसान ने सहमी हुई आवाज में कहा। तो फिर वो मेरी है। मेरी अमानत को अब तक तूने अपने पास क्यों रखा है? इतनी छोटी सी बच्ची को तुझे कैसे दे दूं? 14 साल पहले तूने मुझसे वादा किया था। क्या वो अब भी बच्ची है? तू बाप की नजर से देखता है। वो अगर बूढ़ी भी हो जाएगी तब भी वो बच्ची ही रहेगी। तू मुझे अब और बेवकूफ नहीं बना सकता। देख, अगर तूने लड़की को कल ही लाकर मुझे नहीं दिया तो मैं तुम तीनों को एक एक करके खत्म कर दूंगा। वो मेरी बेटी है। अपना खून तुझे मैं क्यों दे दूं? लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे वो मैं नहीं जानता। तू क्या कहता है? वादा के खिलाफ जाना चाहता है? नहीं नहीं, ये बात नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी को इस बात का पता ना चले। और तू क्या चाहता है बोल? मेरी लड़की को कमल का फूल बहुत पसंद है। तू अपनी पीठ पर एक कमल का फूल रखकर तालाब के अंदर पानी के नीचे बैठे रहना। जब लड़की खुशी से इसे लेने जाएगी तो इसे तू ले लेना। मगरमच्छ को ये तरकीब पसंद आई। दूसरे दिन जब किसान ने अपनी बीवी को बताया तो वो परेशान हो गई। वो अपने आप को कोस रही थी कि क्यों उसने बैर खाने की ख्वाहिश की। आज उसकी बेटी मौत के मुंह में जा रही थी। भगवान उससे मौत क्यों नहीं देता? उसका दिल रो रहा था, लेकिन वो लड़की से कह रही थी, बेटी, कितने दिन हुए तो नानी के घर नहीं गई। वो तुझे याद कर रही है। तू आज अपने बाप के साथ नानी के घर जाएगी। 2 दिन रहकर वापस आ जाना। ननिहाल जाने की बात सुनकर बेटी को खुशी हुई। उसके लिए मामा का घर स्वर्ग जैसा था। वहाँ की हर चीज उसे पसंद थी। वहाँ के फूल खूबसूरत और फल रसीले थे। नानी के घर जाने की खबर सुनकर वो खुशी से नए कपड़े पहनकर तैयार हो गई थी। किसान उसे लेकर जंगल और नाले पार करता हुआ उस तालाब के किनारे पहुंचा और बेटी को तालाब के किनारे बिठाकर, बेटी, तू यहाँ बैठी रह, मैं अभी आया। किसान चला गया लेकिन वापस नहीं आया। उधर बेटी को एक बेहद खूबसूरत कमल का फूल नजर आया। इतना खूबसूरत कमल तालाब के बिल्कुल किनारे खिला है, लेकिन उसे अभी तक किसी ने हाथ नहीं लगाया। हो सकता है किसी की नजर उस पर ना पड़ी हो। बेटी धीरे से पानी के अंदर गई। कमल के फूल की तरफ हाथ बढ़ाते ही कमल थोड़ा आगे खिसक गया। लड़की डरकर अपने बाप को पुकारने लगी, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। वो फिर आगे बढ़ने लगी। कमल फिर से खिसक गया। लड़की चीख कर अपने बाप को पुकारने लगी। बाप वहाँ होता तो जवाब देता। उसे डर लग रहा था। मुझे वापस चले जाना चाहिए। उसी वक्त बड़ी बड़ी लाल आंखों वाला मगरमच्छ मुंह खोले पानी की सतह पर दिखाई दिया। किसान की बेटी मगरमच्छ को सामने देखकर घबरा गई
और चीखने लगी, लेकिन उसकी चीख जंगल में गूंज कर रह गई। पर उसका बाप वापस नहीं आया। मगरमच्छ उसको अपने बड़े बड़े पंजों में पकड़कर तालाब के दूसरे किनारे एक गुफा के अंदर ले गया और वहां लड़की को छोड़कर वापस आ गया। लड़की की मासूमियत और खूबसूरती को देखकर इसे खाने का इरादा छोड़ देता हूँ। अभी अन्य चीजों से पेट भरता हूँ। जो लोग तालाब में नहाने या पानी पीने आते थे, उन्हें वो पेट भर कर खाता और उस आदमी के पास खाने का जो सामान होता उसे लाकर इस लड़की को देता। लड़की इस गुफा में पड़ी रहती, पर मगरमच्छ के डर से वो कुछ बोलती नहीं थी। इस तरह दिन गुजरते गए। चारों तरफ इस तालाब का मगरमच्छ आदमखोर के नाम से मशहूर हो गया था। डर के मारे कोई राहगीर इस तालाब की तरफ नहीं आता था। मगरमच्छ भूख से बकरार होने लगा। उसने तालाब की बड़ी बड़ी मछलियों को खाकर खत्म कर दिया। जंगल की गाय, बकरी, भेड़ भी वो खा गया। अब उसके डर से वहां कोई जानवर भी पानी पीने नहीं आता था। जब जोर की भूख सताने लगी तो वो उस किसान की बेटी के करीब आकर उससे अपनी लाल और ललचाई आंखों से घूरने लगा। किसान की बेटी समझ गई कि अब उसकी बारी थी, लेकिन मगरमच्छ ने उसे उस दिन नहीं खाया। अब उसके दांतों में धार नहीं थी। उन्हें लुहार से तेज कराने के बाद इस लड़की को खाऊंगा। ये सोचकर वो लुहार के पास चला गया। किसान की बेटी अपनी जान बचाने की तरकीब सोचने लगी। गुफा में जितने सोने चांदी के जेवरात मगरमच्छ ने लाकर रखे थे, उसने सबको इकट्ठा किया और एक टोकरी में रखकर सूखे पत्ते और छोटी छोटी लकड़ियों से उसे ढक लिया और अपने शरीर पर कीचड़ लेपकर अपनी सूरत एक अंधी बुढ़िया जैसी बना ली और एक टोकरी कमर पर लादकर लाठी टेकते टेकते जाने लगी। जैसे ही गुफा से बाहर निकली, उसी वक्त मगरमच्छ आ गया। तू कौन है? किसान की बेटी डर से कांपने लगी, लेकिन बाद में खुद को संभालते हुए कहने लगी, मैं ठहरी अंधी बूढ़ी, हड्डियों की लड़ी। मेरे बदन में क्या है जो तू खाएगा? तू अपनी गुफा को जा, वहाँ तेरे लिए एक तंदुरुस्त लड़की मौजूद है। उसकी हड्डियाँ चबाने में तुझे मजा आएगा। मगरमच्छ उसे पहचान ना सका। उसके मुंह में इंसानी गोश्त के मजे को सोचकर पानी आ गया और वो तेजी से गुफा के अंदर चला गया। किसान की बेटी उसे छुटकारा मिलते ही घबराकर दौड़ने लगी और घने जंगल में गुम हो गई। जिस माँ बाप ने उसे धोखा देकर मगरमच्छ के हवाले कर दिया, वो उनके पास नहीं जाएगी। वो यही कुछ सोचते हुए घने जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठकर रो रही थी कि तभी उस पेड़ पर रहने वाली एक परी आई। इतने घने जंगल में अकेले क्यों बैठकर रो रही हो? किसान की बेटी ने रो रो कर परी को सारी बात बताई। परी ने उसे चुप कराया और तुम मेरे पेड़ के नीचे आई हो, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद करनी होगी। ए वृक्ष, तू फट जा, ये लड़की तुझ में समा जाए और तू बंद हो जा। ये सुनते ही वृक्ष सचमुच फट गया और वो उसके अंदर चली गई और वृक्ष बंद हो गया। एक दिन एक राजकुमार शिकार करने के लिए उसी जंगल में आया। वो घोड़े से उतरकर पेड़ के पत्ते तोड़ने लगा। तभी उसके कानों में ये आवाज आई, राजकुमार धीरे काट, कहीं मेरी आंखें फूट न जाए, मेरी नाक कट न जाए, मेरा हाथ टूट न जाए। ये सुरीली आवाज सुनकर राजकुमार को हैरत हुई और वो राजमहल वापस चला आया। वो रात भर उसी जादुई वृक्ष के बारे में सोचता रहा। राजमहल में राजकुमार की शादी की बातें चल रही थी, लेकिन राजकुमार अड़ गया। मैं उसी वृक्ष से शादी करूंगा। अगर मेरी शादी उस वृक्ष से नहीं हुई तो मैं अपनी जान दे दूंगा। राजकुमार राजा की इकलौती औलाद थी, इसलिए राजकुमार की ख्वाहिश पूरी की गई। उसी वृक्ष के साथ उसकी शादी कर दी गई। राजकुमार ने उस वृक्ष को वहां से उखाड़कर अपने महल के पास बाग में लगवा लिया। किसान की बेटी आधी रात को वृक्ष से निकलती और महल के अंदर जाकर सब काम पूरे करती और सुबह होते ही वापस वृक्ष के अंदर चली जाती। एक दिन राजकुमार के स्वप्न में वही परी आई और बोली, जिस लड़की को तुम साधारण समझ रहे हो, वो मेरी अमानत है। उस वृक्ष को जला दो, वो हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ जाएगी।
एक रोज राजकुमार ने छुपकर किसान की बेटी के ये सब काम देखे। दूसरे दिन जब किसान की बेटी वृक्ष से निकलकर महल के अंदर गई तो राजकुमार ने उस वृक्ष को आग लगाकर भस्म कर दिया। किसान की बेटी दौड़ती हुई आई और हाँ, ये तुमने क्या किया? इतना बड़ा महल है, तुम इसमें रह सकती हो, इस खूबसूरत बाग में घूम सकती हो, बेवजह इस वृक्ष के अंधेरे में क्यों सड़ती रहती हो? और फिर मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, मैंने तुम्हें अपनी रानी बना लिया है, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकूंगा। लड़की तो सिर्फ प्रेम की भूखी थी। लड़की को लगा कि जैसे सारे जहां की खुशी उसे मिल गई हो। उस दिन के बाद दोनों राजमहल में हंसी खुशी रहने लगे।